तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी टो में ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम व्हीकल मेंटेनेंस की क्लास नंबर 4 पे हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हम, क्योंकि हमारी जो ये क्लास है वो सीरीज 1000 क्वेश्चंस की चल रही है, आप सभी को पता होगा। तो उसमें से 75 से लेके 100 तक जो क्वेश्चंस है उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा 1 से लेके 75 तक की जो क्वेश्चन सीरीज है वो हमने पहले ले ली है, और आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है ये आप कमेंट सेक्शन में तुरंत आप बता दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। प्रश्न संख्या 76 है दोस्तों। इस सीरीज में केवल हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल करने वाले हैं जो प्रश्न अमूमन आज के वर्तमान समय में जो ड्राइवर और ऑपरेटर की भर्तियां हो रही है उनमें पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, जो संभावित प्रश्न है जो पूछे गए हैं वही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, तो निश्चिंत रहे। कंटेंट के साथ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और हर एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो यहां पर हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सबसे पहला प्रश्न आज का हमारे लिए और सीरीज का 76। दोस्तों, बताना चाहूंगा इन प्रश्नों को लेकर आप एक फुल मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको फुल मॉक ऑनलाइन, जैसा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वैसा का वैसा ही ऑनलाइन एग्जाम आपको हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो studyfromclasses.co.in, इस पे जाके भी आप कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, द कनेक्टिंग रोड कनेक्ट्स द पिस्टन एंड द खालिस्तान। यानी कनेक्टिंग रोड है वो पिस्टन और किसको जोड़ती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कनेक्टिंग रोड है वो सबसे पहले ऊपर तो पिस्टन को जोड़ती है, इसमें एक आई होल होता है और इसमें पिस्टन पिन लगती है, पीपी लिख रहा हूं मैं। यहाँ कनेक्टिंग रोड होती है और नीचे ये किससे जोड़ती है, आप सभी को पता होगा ये क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है। और इस क्रैंक शाफ्ट से जहां से जिस पिन के माध्यम से जुड़ती है वो क्रैंक पिन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रैंक पिन। तो यहां पर दो शब्द आए हैं, एक तो पिस्टन पिन, एक है क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन है जो कनेक्टिंग रोड को क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ती है, पिस्टन पिन है जो पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के साथ जोड़ती है, ठीक है। तो ये बीच वाली क्या है? कनेक्टिंग रोड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रश्न के हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। द क्रैंकशाफ्ट, द यहां पर देखते हैं, द कनेक्टिंग रोड कनेक्ट्स द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट टू ट्रांसफर कंबशन प्रेशर टू द क्रैंक पिन। यानी जो कंबशन का जो प्रेशर होता है इसको यहां पर भेजने के लिए, क्या करने के लिए? कंबशन प्रेशर को क्रैंक पिन तक भेजने के लिए हम इसको आपस में जोड़ते हैं। देयर आर बियरिंग पोर्शंस एट बोथ एंड्स, यानी कि इसके दोनों साइड में बियरिंग होते हैं। द पिस्टन साइड इज कॉल्ड स्मॉल एंड द क्रैंकशाफ्ट साइड द बिग एंड। अब आप सभी को ध्यान रखना है, जो बिग एंड से पिन जोड़ी होगी वो क्रैंक पिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रैंक पिन। और स्मॉल एंड से जुड़ी होगी वो पिस्टन पिन। इसी को गजन पिन के नाम से जानते, पिस्टन पिन, ठीक है। और दोस्तों, बताना चाहूंगा ये बात हो रही है जो आपकी कनेक्टिंग रोड होती है, एक का बड़ा सिरा होता है और एक साइड से छोटा सिरा होता है। ये स्मॉल एंड है और ये बड़े वाला बिग एंड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल एंड पिस्टन से जुड़ता है और बिग एंड क्रैंकशाफ्ट से जुड़ता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 77 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 77 आपके सामने आ चुका है। द 3 बेसिक सिलेंडर अरेंजमेंट फॉर ऑटोमोटिव इंजिन्स आर, यानी कि ऑटोमोटिव इंजनों के लिए 3 बुनियादी सिलेंडर व्यवस्थाएं क्या है। सिलेंडर व्यवस्था का मतलब है जो सिलेंडर होते हैं, कोई भी इंजन होता है, जैसे 4 सिलेंडर इंजन होता है तो इसमें 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। तो इस व्यवस्था को, यानी एक के बाद एक सिलेंडर होता है, एक ही कतार में होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम इनलाइन व्यवस्था कहते हैं। इसी टाइप से कई जो इंजन होते हैं वहां में वी शेप में जो है सिलेंडर लगे रहते हैं। कई इंजन होते हैं जिनमें ओपोज्ड, यानी एक ये आपकी कनेक्टिंग जो क्रैंकशाफ्ट होती है, एक पिस्टन यहां होगा, एक इसके ओपोज में यहां लगा होगा, ठीक है। एक फिर यहां होगा, एक फिर यहां होगा। इस प्रकार से ओपोज्ड व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार सिलेंडर की व्यवस्था कितने हिसाब से की जा सकती है, वो भी ऑटोमोटिव इंजनों में, यानी ऑटोमोबाइल्स जो सेक्टर है इसमें। तो यहां पर 3 इसकी जो स्थितियां होती है, इन लाइन, वी शेप एंड ओपोज्ड। यानी कि लाइन में और वी शेप में ये विरोध नहीं होगा, ये ओपोज्ड को आप कह सकते हैं कि विपरीत स्थिति में,
यहाँ पे ऑपोजिट का मतलब विपरीतार्थ है ना, तो यहाँ पे ऑपोजिट का मतलब होगा विपरीत स्थिति में, विरोध नहीं होगा। विरोध शब्द जो आ रहा है ये गलत हो रहा है ना, ये ट्रांसलेशन एरर है। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। विथ फ्यू एक्सेप्शंस ऑटोमेकर्स अरेंज एन इंजन सिलेंडर्स इन वन ऑफ थ्री वेज, इन ए लाइन, एग्जांपल इन लाइन 4 स्ट्रोक और स्ट्रेट 6, यानी कि 4 स्ट्रोक जो है इनलाइन 4 एंड स्ट्रेट 6, यानी कि स्ट्रेट वाला 6 जो है 4 और 6 सिलेंडर जो गाड़ी है इनकी बात हो रही है। इन ए वी, एग्जांपल V6 एंड V8, यानी 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर गाड़ियां। हॉरिजॉन्टली अपोज्ड, एग्जांपल ए फ्लैट 4 और 6। और इसके अलावा बात करते हैं ऑपोजिट में, ए फ्लैट 4 और 6 सिलेंडर बॉक्सर्स। तो ये इंजन के प्रकार है जो ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न 78 है, द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेक फ्लूइड इज, ब्रेक फ्लूइड होता है इसका मेन कारण या मेन इसका जो उपयोग क्या है, कार्य क्या है। ब्रेक फ्लूइड का मुख्य कार्य स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन, ये नहीं होता, क्योंकि स्नेहन का मतलब है चिकनाई देना। इसमें ब्रेक ऑयल का काम चिकनाई देना नहीं होता भाई, इसका काम होता है जो हम पैर जो है, फुट जिसे कहते हैं, फुट की जो पावर है, फुट पावर जो होती है उसको आगे ट्रांसफर करना, इसकी पावर को आगे ट्रांसफर, फुट पावर ट्रांसफर करना। क्योंकि हम जो दबाव लगाते हैं वो दबाव ऑयल के माध्यम से ब्रेक लाइनों के माध्यम से पहियों तक जाता है और ब्रेक शूज को फैला के ब्रेक को अप्लाई करता है। तो सीधी सी बात है, ये काम किसका होता है, ये ब्रेक फ्लूइड का होता है और ये काम होता है पावर ट्रांसमिशन का, यानी शक्ति पारेषण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। द ब्रेक फ्लूइड टेक्स द फोर्स फ्रॉम द डिप्रेस्ड ब्रेक पेडल, यानी हम ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो वहां से फोर्स प्राप्त करता है। ट्रांसलेट्स इट इनटू प्रेशर एंड सेंड्स दिस प्रेशर टू द फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स टू स्टॉप ए व्हीकल, यानी व्हीकल को रोकने के लिए आगे और पीछे पहियों तक भेजता है। ब्रेक फ्लूइड के नॉट बी कंप्रेस्ड, ब्रेक फ्लूइड है वो कभी भी कंप्रेस्ड नहीं होता। which makes it perfect for use within a hydraulic braking system, और इसका जो परफेक्ट यूज होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में किया जाता है। तो ब्रेक फ्लूइड का मेन कारण क्या हो गया है, काम क्या है, पावर को ट्रांसमिशन करना, शक्ति को हस्तांतरण करना, शक्ति को आगे ट्रांसफर करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, which part of the automobile tire is subjected to greatest flexing action, यानी ऑटोमोबाइल टायर का कौन सा भाग सबसे अधिक लचीली क्रिया के अधीन होता है। आप सभी को पता है टायर इस टाइप से होता है, और मैं टायर की एक बनावट आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो है रोड सरफेस होती है जो इसके आसपास की भाग होता है। ठीक है, ये आपका जो है, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये आपका फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन सरफेस है, फ्रिक्शन जो रोड के संपर्क में रहता है, ये आपकी टायर की चौड़ाई कहलाती है। और जो यहां पर ये बीड से यहां तक होता है, ये इसकी हाइट होती है h। ठीक है, ये इसका अंदर वाला घेरा होता है जो कि डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये पूछा है कि सबसे जो है लचीली क्रिया के अधीन होता है, कौन सा ऐसा भाग होता है। तो जो आपका टायर होता है ना, जो टायर आपका होता है इसकी कौन सी भाग बताऊं मैं आपको यहां पर, जो यहां से चौड़ाई और अंदर वाली बीड के बीच की जो ये है जिसे हम एच कहते हैं, जिसे हम साइड वॉल कहते हैं, साइड वॉल के नाम से जानते हैं, ये सबसे लचीला भाग होता है, जिसे हम शोल्डर के पास वाला भाग बोल देते हैं। कभी कभार शोल्डर भी इसको बोल दिया जाता है। जो पंचर होने पर टायर का जो भाग है हमें मुड़ा हुआ दिखता है, फ्लेक्स या मुड़ा हुआ दिखेगा, वही पार्ट क्या है, साइड वॉल कहलाता है। और यहां पर टायर का एक मात्र पार्ट है जो सबसे ज्यादा क्या है, लचीला होता है, तो ये साइड वॉल होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करता हूं साइड वॉल की, तो एक तो 22 प्लाई टायर होता है, 22 प्लाई टायर, एक रेडियल टायर होता है। तो इनमें दोनों में फर्क क्या होता है, जो रेडियल टायर होते हैं वो ट्यूबलेस होते हैं, आपको पता है ट्यूबलेस टायर होंगे, और ट्यूबलेस टायर की जो साइड वॉल है वो हार्ड होती है, इसीलिए ये पंचर होने के बावजूद भी ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते और आगे पंचर गाड़ी को भी चला सकते हैं। लेकिन 22 प्लाई टायर है, इनकी जो साइड वॉल है वो कमजोर होती है, इनकी कमजोर का मतलब सॉरी अधिक लचीली होती है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों यहां पर बात करता हूं, यानी कि जो टायर होता है, टायर भी सस्पेंशन का काम करता है, सस्पेंशन का, और लेकिन ये कैसे करता है, इसी साइड वॉल के कारण। साइड वॉल अगर भी लचीली होगी तो ये बहुत अच्छा सस्पेंशन का काम करेगा, अगर हार्ड होगी तो कम सस्पेंशन का काम करेगा।
है ना। तो ये टायर भी एक बहुत बड़ा सस्पेंशन का काम करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। साइडवाल ऑफ टायर इज सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिंग एक्शन। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 आपके सामने है। द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन यूजुअली लाइज इन द रेंज ऑफ, यानी डीजल इंजनों के लिए संपीड़न अनुपात आमतौर पर किस सीमा में होता है। जो कंप्रेशन होता है, आप सभी को पता है डीजल इंजन है वो सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन मेथड पे काम करता है। पेट्रोल इंजन यहाँ पे एसआई यानी स्पार्क इग्निशन मेथड पे काम करता है। इसको पहले स्ट्रोक में केवल हवा मिलती है, लेकिन डीजल इंजन पेट्रोल इंजन को हवा प्लस पेट्रोल दोनों आपको पहले स्ट्रोक में मिलते हैं। यहां पर बात करते हैं जो डीजल इंजन होता है, इसका जैसे कि नाम है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी इसका जो काम करने का सिद्धांत है वो कंप्रेशन है। किसका कंप्रेशन? हवा का। सीधी सी बात है, तो इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब जो है, अमूमन जो डीजल इंजन का कंप्रेशन होता है वो लगभग 16 से 22 के बीच होता है। पेट्रोल इंजन जो होता है इसका 6 से 12 के बीच होता है। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नजदीकी जो वैल्यू है वो है ऑप्शन नंबर सी की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन लीज बिटवीन 16 से 22, वेर एवर फॉर द पेट्रोल इंजन इट लीज बिटवीन 6 से 12, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना है। प्रश्न 81 है। द पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स आर मेड ऑफ, पिस्टन कंप्रेशन रिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है। ये प्रश्न जो है एनसीएल हेम ऑपरेटर 2020 के एग्जाम में आया था, ऑब्जेक्शन भी लगाया गया था। तो इसमें एक तो कास्ट आयरन, ठीक है, और एक आपके स्टील, दोनों को यहां पर सही माना गया था। ठीक है, यहां पर पहले इसको जो माना गया फिर स्टील को माना गया। तो आपको डरना नहीं है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको कास्ट आयरन को ही सही करना है। तो जो कंप्रेशन रिंग होती है दोस्तों सभी को पता होगा, ये होता है पिस्टन। पिस्टन के ऊपरी पार्ट में 1 2 3 रिंग होती है। प्रथम जो 2 रिंग है ये कंप्रेशन रिंग होती है CR, ठीक है, और तीसरी जो रिंग होती है ये ऑयल रिंग होती है। और इस ऑयल रिंग का काम होता है, ऑयल रिंग का एक तो ऑयल को ऊपर की ओर जाने से रोकना, दूसरा ऑयल स्क्रैपिंग का काम, इसलिए इसको स्क्रैपिंग रिंग भी बोल देते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, ये जो रिंग होती है कास्ट आयरन की बनती है लेकिन स्टील की भी बनती है, यह भी ध्यान रखना है। लेकिन दोनों है तो हमें ए ऑप्शन को राइट करना है। पिस्टन रिंग्स आर कॉमनली मेड फ्रॉम कास्ट आयरन एंड स्टील। कास्ट आयरन रिटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप अंडर हीट, लोड एंड अदर डायनेमिक फोर्सेस, यानी आकार में। डायनेमिक फोर्सेस का मतलब है इसकी जो आकार संरचना है, यानी कि इसका जो मतलब जो ये कास्ट आयरन की जो ये रिंग होती है ये हीट यानी कि गर्मी से, लोड का और अदर डायनेमिक फोर्सेस को भी सहन कर लेती है। पिस्टन रिंग्स सील द कंबशन चेंबर, यानी पिस्टन जो रिंग होती है किसको सील करती है? कंबशन चेंबर को। कंडक्ट हीट फ्रॉम द पिस्टन टू द सिलेंडर वॉल, यानी कि हीट जो होती है इसको पिस्टन से सिलेंडर वॉल के बीच में पैक करती है। एंड रिटर्न ऑयल टू द क्रैंकेस, और ऑयल को भी रिटर्न करने का काम करती है। कौन? पिस्टन जो है रिंग, पिस्टन रिंग, ये दोनों काम होती है। क्योंकि इनकी संख्या 3 होती है, टाइप पूछे तो 2 होते हैं, एक तो कंप्रेशन रिंग एक ऑयल रिंग। इस प्रकार से जो पिस्टन रिंग होता है वो कास्ट आयरन की बनती है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 82। इन ए फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर्स ये दबाव या दाबित, फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम द डिवाइस यूज्ड टू गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव ऑयल प्रेशर इज नाउन एज, यानी कि जो फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है इसमें ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो गार्ड यानी सुरक्षा करती है अगेंस्ट किसके खिलाफ? एक्सेसिव ऑयल प्रेशर, यानी कि अधिक ऑयल प्रेशर से एक दबाव फीड संदेहन प्रणाली में अत्यधिक तेल के दबाव से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सभी को पता है हर चीज में, जैसे एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं उनमें जो एयर प्रेशर वाला टैंक जो होता है हवा का, उस टैंक में ज्यादा हवा भर जाने पर अपने आप हवा बाहर निकलने लगती है ताकि टैंक फटे नहीं। तो इसके लिए वहां पर रिलीफ एक्सेसिव रिलीफ वॉल्व लगा रहता है और उस वॉल से एक्स्ट्रा जो हवा होती है वो बाहर निकलती रहती है। तो यहां पर उसी के लिए ऑयल प्रेशर में भी रिलीफ वॉल्व लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेसिव ऑयल प्रेशर हो, एक्सेसिव एयर प्रेशर हो, इसको निकालने के लिए टैंक में यहां पर जो है रिलीफ वॉल्व लगा रहता है, तो वो रिलीफ वॉल्व अपने आप ओपन हो जाता है जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो हट जाता है। ऐसे ठीक ऐसे सीएनजी टैंक जो होता है गाड़ियों में उसमें भी एक एक्सेसिव रिलीफ वॉल्व होता है। ऐसे तो आप हवा भरते जाओगे,
कैसे पता चलेगा वो भरा है नहीं भरा है ना? तो दुर्घटना हो सकती है ना, ऐसे रिलीफ वॉल्व लगा हुआ रहता है। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने है। ठीक है, हाँ इसका हो गया है प्रश्न 83। द एस्पेक्ट रेशियो expressed in percentage, ठीक है, of the tire is defined as the ratio of, यानी जो आपका एस्पेक्ट रेशियो होता है, ये हम गाड़ियों पे देखते हैं, वहां पर लिखा रहता है 185 बट्टा 70 R 16 105 S, ठीक है। तो 185 टायर की चौड़ाई होती है, 70 एस्पेक्ट रेशियो मतलब ये हाइट होती है प्रतिशत में, किसके प्रतिशत में, यहाँ पे ऊंचाई के प्रतिशत में। और ये आर रेडियल टायर का निशान होता है, 16 डायमीटर होता है, 105 इसकी लोड रेटिंग होती है और एस जो है स्पीड रेटिंग होती है। इसी दृष्टिकोण से आपको बताना है कि भी जो 185 और 70 जो होता है, 70 क्या है, हाइट है, यानी हाइट किस में है, एस्पेक्ट रेशियो के रूप में प्रतिशत में। तो ये 70 किसका है, 185 का 70%। तो आपको यहां पर बताना है कि कौन सा पर्सन सही होगा, यानी सेक्शन हाइट टू सेक्शन विड्थ, सेक्शन हाइट टू सेक्शन विड्थ, सेक्शन विड्थ टू सेक्शन हाइट। बहुत ही सिंपल पर्सन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर्सन का जो सही जवाब होगा सेक्शन हाइट टू सेक्शन विड्थ, यानी जो हाइट है वो विड्थ का प्रतिशत होती है, यानी अनुभाग की ऊंचाई अनुभाग की चौड़ाई से, है ना, ये से यहाँ पे गलत आ गया अभी, है ना। अनुभाग की ऊंचाई जो होती है वो अनुभाग की चौड़ाई की प्रतिशत होती है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क आ रहा है, मतलब कि इस विड्थ का प्रतिशत होगा, विड्थ माना कि 185 है, तो जो हाइट होगी वो 70% होगी, किसकी, 185 का 70%, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद यहां पे करता हूं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सेक्शन हाइट टू सेक्शन विड्थ। पर्सन संख्या यहां पर इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो प्रतिशत ऑफ ए टायर, how to read and determine tire size for your vehicle, rim by its width. If a tire has an aspect ratio of 70, it means the tire's height or is 70% of its width, है ना। यानी कि एस्पेक्ट रेशियो अगर 70 है, इट मीन्स टायर हाइट क्या है, 70% है, ऑफ इट्स विड्थ यानी इसकी चौड़ाई का 70% होगा, क्या इसकी चौड़ाई, माना कि टायर है, ये टायर है आपका, और ये टायर की जो है यहाँ पे विड्थ होती है, ये विड्थ है माना कि 185। तो अब ये जो बीड से इस वॉल साइड वॉल की जो ऊंचाई है वो इसका कितना परसेंट होगा, 70% होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 84, द डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी हेज ऑन इट्स प्लेट्स, डिस्चार्ज की गई लेड एसिड बैटरी की प्लेटों पर होता है लेड प्रोक्साइड, ये तो बैटरी की जो है वो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर होता है, स्पंजी शीशा ये नेगेटिव प्लेट पे होता है, ठीक है। लेड सल्फेट जो होता है वो डिस्चार्ज की गई बैटरी की प्लेटों पर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, यानी कि लेड सल्फेट इसका राइट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एसिड जो है लेड एसिड बैटरी में लिक्विड के रूप में यहां पे काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। प्रश्न संख्या 85 है, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट गियर चेंजेस इन द गियर यूनिट ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ए इज यूज्ड, यानी कि स्वचालित ट्रांसमिशन की गियर इकाई में गियर परिवर्तन लागू करने के लिए एक खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। स्वचालित ट्रांसमिशन की बात आ जाती है तो यहां पर हम प्लेनेटरी गियर का काम में लेते हैं। भी स्वचालित ट्रांसमिशन गियर इकाई में गियर परिवर्तन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, गियर होता है प्लेनेटरी, तो ये तो खुद गियर है, ठीक है। और इसके अलावा अब इसमें गियर को बदलने के लिए हम किसको काम में लेंगे, तो आप सभी को पता है गियर को बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, परिवर्तन लागू करने के लिए, मतलब कि इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट गियर चेंजेस इन द गियर यूनिट ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज यूज्ड, है ना, एक गियर यूनिट ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी कि गियर परिवर्तन लागू करने के लिए हम किस इकाई का यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो बताना है। तो इसके लिए हम हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं भाई, है ना। हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच इसमें इस्तेमाल की जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन पूछिए कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर आपको बताना है प्लेनेटरी गियर बॉक्स का। प्लेनेटरी गियर जो बॉक्स होता है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रयोग में लिया जाता है। प्रश्न संख्या यहां पे इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट गियर चेंजेस इन द गियर यूनिट ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ए हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच इज यूज्ड। प्रश्न संख्या आपके सामने 86 आ चुका है।
द पर्पज ऑफ टर्निंग रेडियस गेज, द पर्पज ऑफ टर्निंग रेडियस गेज इज टू मेजर द, यानी कि टर्निंग रेडियस गेज का उद्देश्य खालिस्तान मापना होता है। यानी कि कोई भी जो टायर होते हैं वो कितना टर्न ले रहे हैं, कितना टर्न ले रहे हैं, इस बात को मापने के लिए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो उस वो क्या मापता है, वो होता है टर्निंग रेडियस गेज। तो टर्निंग रेडियस गेज है वो क्या चीज मापता है ये आपको बताना है। टायरों के संपर्क क्षेत्र, स्टील व्हील का निःशुल्क प्ले, स्टीयरिंग व्हील, बाएं और दाएं पहियों की घूमने की त्रिज्या, बाएं और दाएं पहियों के अंगूठे के कोण में अंतर, यानी डिफरेंस दैट टो एंगल्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट व्हील्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर बाएं और दाएं पहियों के घूमने की त्रिज्या, टर्निंग रेडियस ऑफ द लेफ्ट एंड राइट व्हील्स, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए टर्निंग रेडियस गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी एक उपकरण होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए टर्न टेबल एंड एन अटैच्ड गेज which measures how many degrees the front wheel of a vehicle has turned left or right, यानी जो फ्रंट व्हील है कितने लेफ्ट में टर्न लेते हैं, कितना राइट में लेते हैं। तो ये मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर जो गेज काम में लेते हैं वो टर्निंग रेडियस गेज के नाम से जानता है। और ये एक प्रकार से जो अलाइनमेंट टेबल होती है, टर्न टेबल के ऊपर ही देखा जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने आ चुका है। The neutral gas is compressed in a CNG cylinder at a pressure of, यानी कि प्राकृतिक गैस को CNG सिलेंडर में खालिस्तान के दबाव पर संपीड़ित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बता दूं मैं। और यहां पर इस प्रश्न का जवाब बताना है। आप सभी को पता है जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, इसको बार के अंदर मापा जाता है ना। एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं उन गाड़ियों में, जो घड़ी होती है, डैशबोर्ड मीटर होते हैं, उसमें भी मीटर है, वो बार में वहां पे जो है इंडिकेशन देते हैं। बार मतलब प्रेशर की इकाई है बार। तो यहां पर प्रेशर की इकाई बार है, याद रखना है। तो यहां पर जो सीएनजी सिलेंडर होता है इसमें हम 200 बार पर, यहां पर किस प्रेशर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, 200 बार पर हम सिलेंडर के अंदर हवा को भरते हैं, ठीक है, या इस गैस को भरते हैं 200 बार में। ऑप्शन नंबर यहां पे एक राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या इसका आप जवाब देख सकते हैं। सॉल्यूशन 200 टू 250 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर सीएनजी इज कंप्रेस्ड टू ए प्रेशर ऑफ 200 टू 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। In this compressed form, it occupies less than 1% of its volume at atmospheric pressure. CNG differs from liquefied petroleum gas LPG in its consistent, ठीक है, यानी कि ये इससे अंतर होता है। CNG differs यानी अंतर होता है इनमें, किससे, LPG से। LPG की और इसके भराव में थोड़ा अंतर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 है। The valve overlap in 4-stroke petrol engines is approximately, यानी कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वाल्व ओवरलैप लगभग होता है, कितने डिग्री पर होता है ये पूछा गया है। आप सभी को पता होगा वाल्व ओवरलैप का मतलब है जब एग्जॉस्ट और इनलेट ये दोनों वाल्व एक साथ क्या हो जाते हैं, एक साथ खुले रह जाते हैं या एक साथ बंद हो जाते हैं, उस स्थिति को वाल्व ओवरलैप कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप देख लीजिए। सबसे पहले valve overlap is the period during engine operation when both intake and exhaust valve are open at the same time, यानी सेम टाइम ओपन रह जाते हैं। valve overlap occurs when the piston nears TDC between the exhaust event and the intake event, यानी कि जब पिस्टन है टीडीसी के पास रहता है, ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, इनटेक वाल और एग्जॉस्ट जो वाल है वो दोनों एक साथ खुल जाते हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो ये पिस्टन जो होता है नियरेस्ट टीडीसी यानी ऊपर की दिशा में रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 30 डिग्री। प्रश्न संख्या आपके सामने यहाँ पर 89 आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मल्टीग्रेड ऑयल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुग्रेड तेल को इंगित करता है, यानी बहुग्रेड मल्टीग्रेड को कौन इंडिकेट कर रहा है, यानी कि SAE 30, API SF, SAE 20, W50, API 50। तो मल्टी का नाम आया है, मल्टीग्रेड, तो इसमें देखो SAE भी है, 20 भी है, W भी है, 50 भी है, तो ये मल्टीग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो गाड़ियों में जो काम में लेते हैं अमूमन मैं बात कर देता हूं, यहाँ पे SAE 30 के आसपास का जो होता है वो इंजन के अंदर ही ऑयल इस्तेमाल होता है।
एक डॉट, डॉट 3 या 4 होता है, वो ब्रेक और क्लच के अंदर इस्तेमाल होता है। एक होता है 85W90 या 85W90, ये दोनों में गियर में और डिफरेंशियल में दोनों में इस्तेमाल होता है। एक होता है TQ ऑयल जो कि पावर स्टीयरिंग ऑयल में काम आता है। तो प्रश्न संख्या 90 आपके सामने आ चुका है। द कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज केप्ट लेस देन इन डीजल इंजन बिकॉज, यानी कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन अनुपात डीजल इंजन की तुलना में कम रखा जाता है, क्योंकि अब आप सभी को पता है जो है या पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन अनुपात डीजल इंजन की तुलना में कम ही होगा, क्योंकि डीजल जो इंजन है वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे ही तो काम करता है ना। तो इसलिए डीजल इंजन में कंप्रेशन हमें ज्यादा चाहिए। यह पेट्रोल इंजन को हल्का बनाता है। प्री इग्निशन के कारण पेट्रोल इंजन में उच्च या समकक्ष संपीड़न अनुपात संभव नहीं है। कम संपीड़न अनुपात बेहतर प्रदर्शन देते हैं और पेट्रोल इंजनों में कंप्रेशन अनुपात कम होना आम बात है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि पेट्रोल इंजन में उच्च कंप्रेशन रेशियो क्यों नहीं होता। ठीक है, आप सभी को पता है कि उच्च कंप्रेशन रेशियो होगा तो यहां पर क्या होगा, प्री इग्निशन के कारण पेट्रोल इंजन में उच्च या समकक्ष संपीड़न अनुपात संभव नहीं है। बिल्कुल, प्री इग्निशन की समस्या किस में आती है, पेट्रोल इंजन में। और पेट्रोल इंजन में प्री इग्निशन की समस्या से बचने के लिए ही इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो कम रखा जाता है, संपीड़न जो अनुपात होता है वो कम रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर कंप्रेशन ज्यादा होगा तो फिर पेट्रोल अपने आप जल जाएगा, स्पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। द पेट्रोल इंजन are spark ignition engine and petrol burns quickly as compared to diesel because it is more volatile in nature and it also has a low octane number in regular petrol. So if more compression is given, it may result into knocking of the engine. So petrol engines have a low compression ratio. यानी कि ये कह रहा है कि भी अगर हमने ज़्यादा कंप्रेशन का अगर काम किया तो नॉकिंग की समस्या होती है, जो कि डीजल इंजन में अमूमन देखी जाती है। और आपका जो पेट्रोल इंजन होता है वो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। और दूसरी बात, हाई कंप्रेशन से प्री इग्निशन की समस्या भी आती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए इसमें लो कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है। ठीक है, डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन होता है और पेट्रोल इंजन में लो कंप्रेशन होता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 91 है, द मेन टास्क ऑफ ए बैटरी इन ऑटोमोबाइल्स इज टू, यानी कि ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य काम क्या होता है। तो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर को बिजली की आपूर्ति करना गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटर तो खुद बैटरी को चार्ज करता है। बिजली के भंडार या स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करना। ठीक है, इंजन चलने के दौरान हर समय वाहन की विद्युत प्रणाली को बिजली की आपूर्ति करना। इंजन चालू करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आपूर्ति करना, यानी कि सप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू टर्न द स्टार्टर मोटर व्हेन द इंजन इज बीइंग स्टार्टेड। जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को पता है जब 2-3 बार में भी इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता तो तुरंत बैटरी डिस्चार्ज की कंडीशन में आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी के पास में जो पावर होती है वो पावर स्टार्टर मोटर को अत्यधिक मात्रा में स्टार्टिंग के समय, क्रैंकी के समय दी जाती है। क्योंकि इंजन काफी बड़ा होता है, स्टार्टर मोटर भी लोड ज्यादा लेती है और बैटरी की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर आप सेल्फ ढंग से नहीं मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी का मेन पर्पज पूछा है, यहाँ पे मेन टास्क पूछा है, तो यहाँ पर मेन टास्क यही होगा, गाड़ी स्टार्ट करते समय बैटरी जो है स्टार्टर मोटर को अत्यधिक मात्रा में जो है यहाँ पर जो है करंट देती है। प्रश्न संख्या 92 है, द सर्विस ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन कार्स आर जनरली ऑपरेटेड। कारों में लगे सर्विस ब्रेक आमतौर पर संचालित होते हैं। आप सभी को बता दूं, नाम आया है ब्रेक। ब्रेक अमूमन 2 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रेक है फुट ब्रेक, पहला है फुट ब्रेक, दूसरा है सर्विस ब्रेक। दूसरा है सर्विस ब्रेक। इस सर्विस ब्रेक को साथियों हम कह देते हैं जो है मेन हमारे जो यहां पर मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, मैंने आपको फुट और सर्विस अलग अलग बता दी, ऐसा नहीं है भाई, दोबारा से बता देना चाहता हूं मैं। सबसे पहले आपके जो ब्रेक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सर्विस ब्रेक। सर्विस ब्रेक किसको कहते हैं आप सभी को बता दूं, फुट ब्रेक को कहा जाता है। और एक दूसरा होता है पार्किंग ब्रेक। और पार्किंग ब्रेक आप सभी को पता है हैंड ब्रेक को हम कहते हैं, जो कि हाथ से अप्लाई होते हैं।
तो आपको ये ब्रेक के दो प्रकार याद रखने हैं। तो इसमें सर्विस ब्रेक का पूछा है तो सीधा सा मतलब है फुट ब्रेक की बात हो रही है। फुट ब्रेक की बात हो रही है तो आपको सभी को पता है कि शुरुआती दौर में गाड़ी में मैकेनिकल ब्रेक होते थे जो कि स्प्रिंग रोड इत्यादि से पेडल दबाने से चलते थे, जिनमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता था, न एयर का होता था, न किसी और का होता था। और नाम है तीसरा है यहाँ पे न्यूमेटिकली, जो कि वैक्यूम की तरह काम करता है, एक हाइड्रोलिकली और एक नन ऑफ दैच यानी कि कोई भी नहीं। आप सभी को पता है अमूमन कार शब्द आ गया है तो यहां पर हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? हाइड्रोलिक, जिसमें आप सभी को पता है डॉट 3 या 4 ग्रेड का ऑयल जो है यहां पर डाला जाता है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा हाइड्रोलिक जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है आजकल इसमें वैक्यूम का भी सहयोग लिया जाता है। वैक्यूम, आप सभी को बताना चाहूंगा आजकल जो ब्रेक होते हैं इसमें वैक्यूम भी काम करती है, हाइड्रोलिक भी काम करता है। इसलिए आजकल जो गाड़ी में ब्रेक होता है उसका पूरा नाम होता है वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक। आप सभी अमन देखते हैं कोई सी भी गाड़ी होती है, जब वो गाड़ी बंद होती है तो उसका ब्रेक पेडल हार्ड हो जाता है, जब गाड़ी चालू होती है तो ब्रेक पेडल आसानी से दबता है, मतलब आसानी से वर्क करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वैक्यूम है। वैक्यूम गाड़ी के इंजन से प्राप्त होती है। गाड़ी के इंजन के साथ या अल्टरनेटर के ठीक पीछे वैक्यूम बूस्टर लगाया जाता है, जहां से वैक्यूम क्रिएट होकर यहां पर वैक्यूम पाइप में जाती है। और आपका जो ब्रेक होता है, ब्रेक के पास ब्रेक बूस्टर होता है और ब्रेक बूस्टर के पास यहां पर जो सिलेंडर होता है, ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ठीक है, इस टाइप से इसके ऊपर टैंक होता है, ठीक है, इस टाइप से ये आपका टैंक यहां पर हो जाता है, ठीक है। ये है टैंक आपका ब्रेक ऑयल का रिजर्व टैंक। ये आपका मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर, ठीक है। और ये आपका है ब्रेक बूस्टर, ब्रेक बूस्टर, ठीक है। अब आप यहां पर एक छोटा सा गोल चक्कर देखते हैं और यहां से पाइप दूर जाता है। इस ब्रेक बूस्टर में ये पाइप जो होता है यही वैक्यूम ब्रेक होता है, ये वैक्यूम पाइप होता है, सॉरी, जो कि छोटी गाड़ियों में अल्टरनेटर के पीछे से निकलता है और बड़ी गाड़ियों में जो जैसे कि टाटा 407 है, बड़ी गाड़ियां जिनमें हाइड्रोलिक ब्रेक है तो उनमें इंजन से निकलता है, क्योंकि उसमें वैक्यूम बूस्टर इंजन के साथ लगा हुआ होता है। तो यहां पर प्रश्न आया है सर्विस ब्रेक छोटी गाड़ियों में कौन सा होता है, तो यह हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डीजल फ्यूल इज इन द रेंज ऑफ। डीजल ईंधन का क्वथनांक किस सीमा में होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, एक तो होता है सेल्फ इग्निशन पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये अलग अलग है भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एक डीजल इंजन का, डीजल फ्यूल का, इंजन का नहीं सॉरी, डीजल फ्यूल का, तो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है। लेकिन मैं बात करता हूं सेल्फ इग्निशन पॉइंट का, तो सेल्फ इग्निशन जो पॉइंट होता है वो डीजल का होता है 210 डिग्री और पेट्रोल का होता है 247 डिग्री से लेके 280 डिग्री के बीच में। तो सेल्फ इग्निशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मैं फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग ऑफ लाइट पर मिनट इन ए डायरेक्शन साइड टर्न इंडिकेटर इज अबाउट, यानी कि गाड़ी के जो साइड इंडिकेटर होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, हम राइट या लेफ्ट में टर्न लेते समय जब उनको ऑन करते हैं तो ब्लिंक करते हैं, ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो एक मिनट में वो कितनी बार ऑन ऑफ हो जाते हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 90, यानी कि हम कह सकते हैं हर एक सेकंड में यहां पर वो 1.5 बार ब्लिंक हो जाता है, यानी कि 2 सेकंड में वो 3 बार ब्लिंक कर जाएगा, जिसे टक मक ऐसी आवाज आती है ना, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कलर पूछिए तो कलर कैसा होता है, तो साइड टर्न जो लेते हैं तो उसका कलर येलो होता है, ठीक है, येलो कलर के यहां पे साइड इंडिकेटर होते हैं। बता देना चाहता हूं साइड इंडिकेटर का बल्ब, पार्किंग लाइट का और एक हैजार्ड लाइट का बल्ब, इन तीनों के जो बल्ब होते हैं वो कॉमन होते हैं। वही बल्ब साइड इंडिकेटर में काम आते हैं, वही बल्ब पार्किंग लाइट में आते हैं, वही बल्ब हैजार्ड लाइट में काम में आते हैं। सभी का काम अलग अलग है, लेकिन लाइट जो एक्चुअल में है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ही जगह किया हुआ होता है। प्रश्न संख्या 95 है द इग्निशन कोइल इज यूज्ड टू। इग्निशन कोइल का उपयोग किया जाता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले इग्निशन कोइल है वो कौन से इंजन में होती है, तो इसका जवाब होगा पेट्रोल इंजन।
कौन सा इंजन होगा? पेट्रोल इंजन। अब मैं बात करता हूं बैटरी। बैटरी होती है 12 वोल्टेज या 65 AH। ये बैटरी की पावर होती है छोटी गाड़ी में। आपका स्पार्क प्लग जो होता है, स्पार्क प्लग, अब इसको चाहिए करंट कितना? 20,000 वोल्टेज का। अब ये करंट बैटरी कैसे दे पाएगी? इसके लिए यहां पे लगी होती है इग्निशन कोयल। क्या लगी होती है? इग्निशन कोयल। ये इग्निशन कोयल बैटरी से जुड़ी रहती है, 12 वोल्टेज का करंट लेगी और करंट देगी कितना? देगी 20,000 वोल्टेज का झटका। किसको? स्पार्क प्लग को। सीधी सी बात है, इग्निशन कोयल होती है वोल्टेज बढ़ाने के लिए यहां पर लगी होती है, और साथ ही कौन से इंजनों में? पेट्रोल इंजन में लगी होती है। तो इसका काम क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन गलत हो जाएगा, स्टेप डाउन यहां ये गलत हो जाएगा। अब वोल्टेज बढ़ाती है या करंट बढ़ाती है? तो आप सभी को मैंने बताया ये बढ़ाती है वोल्टेज, स्टेप अप वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? कमेंट सेक्शन में तुरंत बता सकते हैं। An ignition coil is used in the ignition system of a spark ignition engine। स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब ही क्या हो गया? पेट्रोल इंजन। टू ट्रांसफॉर्म द बैटरी वोल्टेज टू द मच हायर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द स्पार्क प्लग, यानी स्पार्क प्लग को ऑपरेट करने के लिए जो हाई वोल्टेज चाहिए होता है उसकी रिक्वायरमेंट को ये जो है पूरा करती है। The spark plug then use this burst of high voltage electricity to ignite the air fuel mixture। एयर फ्यूल मिक्सचर किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। प्रश्न संख्या 96 है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्ट गैसेस, यानी जले हुई गैसों की बात हो रही है, फ्रॉम द इंजन सिलेंडर बाय द फ्रेश चार्ज कमिंग इनटू द इंजन सिलेंडर फ्रॉम द क्रैंक केस इज नाउन एज। यानी कि क्रैंक केस से इंजन सिलेंडर में आने वाले ताजा चार्ज द्वारा इंजन सिलेंडर से जली हुई गैसों को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, सीधी सी बात है, बात हो रही है टू स्ट्रोक इंजन की। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? पहले स्ट्रोक में यहां से फ्यूल आता है, यहां से आता है, यहां क्रैंक केस होता है, यहां से ऊपर चढ़ता है, यहां से अंदर एंटर कर जाता है, यहां से बाहर निकल जाता है। तो जब पहला स्ट्रोक होता है तो यहां पर पिस्टन ऊपर की ओर मूवमेंट कर जाता है। नीचे से प्रेस चार्ज आया और यहां तैयार बैठा है। जैसे ये नीचे आएगा, नीचे आते ही जो फ्रेश चार्ज है यहां से एंटर करेगा तो यहां से धुएं को भी बाहर निकाल देगा। यानी कि टू स्ट्रोक इंजन में धुएं को बाहर निकालने का काम है वो फ्रेश चार्ज करता है, मतलब ताजी हवा करती है। ताजी हवा ही उस धुएं को बाहर निकालती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सफाई करना, यानी कि स्कैवेंजिंग अंग्रेजी का वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि स्कैवेंजिंग की प्रक्रिया कौन से इंजन में होती है, तो यह होती है टू स्ट्रोक इंजन में। टू स्ट्रोक इंजन में एक फोर स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें यह काम नहीं होता भाई, बता देना चाहता हूं। स्कैवेंजिंग का जो काम है टू स्ट्रोक इंजन में होता है, जब फ्रेश चार्ज के द्वारा ही यहां पर निकास गैसों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है। सॉल्यूशन देख लीजिए। स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैस इन ए सिलेंडर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन विथ द फ्रेश एयर या फ्यूल मिक्सचर और फ्रेश एयर इन केस ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, यानी कि यहां पर डीजल इंजन की बात हो रही है। फॉर द नेक्स्ट साइकिल, अगले चरण के लिए फ्यूल अगर फ्रेश चार्ज आएगा तो वो पहले वाली पुरानी गैसों को बाहर निकाल देगा। प्रश्न संख्या 97 है। प्रश्न संख्या 97, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कंपेयर्ड टू पेट्रोल इज, यानी कि पेट्रोल की तुलना में डीजल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है। तो आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था, डीजल का जो सेल्फ इग्निशन पॉइंट होता है 210 डिग्री होता है और पेट्रोल का जो होता है वो 247 डिग्री से लेकर 280 डिग्री के बीच में होता है। तो आप खुद बता दीजिए क्या कौन सा जवाब इसका सही होगा। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पेट्रोल की तुलना में डीजल का कम होता है या ज्यादा होता है? निचला, लोअर, हायर, सेम? तो आप सभी को पता है ये होता है लोअर, यानी कि निचला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। यहां पर है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि SIT is the lowest temperature at which a diesel or petrol will ignite itself without the presence of a spark or flame।
फ्लेम यानी होता है आग की लपट। द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज 210 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ पेट्रोल वेरियस फ्रॉम 247 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन पॉइंट है होता है, सीधी सी बात है, डीजल का कम होता है, पेट्रोल का ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 98 है, विथ द इंक्रीज ऑफ बैटरी टेम्परेचर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि बैटरी के तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी बैटरी अगर गर्म हो जाती है तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। यहां देखिए, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए बैटरी एज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्सपेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग्स आर लोवर्ड एंड कन्वर्जली स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेज विथ कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि जब बैटरी ठंडी होगी तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी और जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है लो आएगी। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेज विथ कोल्ड टेम्परेचर यानी ठंडे में ज्यादा होगी। The specific gravity for a given battery is determined by the application it will be used in taking into account operating temperature and battery life, यानी कि एक जो बैटरी का जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डिटरमाइंड की जाती है by the application it will be used in taking into account operating temperature एंड बैटरी लाइफ, यानी बैटरी की लाइफ के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। सीधी सी बात है, यहां पर जो बैटरी की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 आती है तो मतलब 0% चार्ज है। यहां पर बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.15 आ रही है मतलब 50% चार्ज है। ठीक है, यहां पे परसेंट है। 1.19 आ रही है तो 75% चार्ज है। ठीक है, और 1.26 आ रही है तो 100% चार्ज है। अब दूसरी बात है, देखो ये तो हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बैटरी का अगर बैटरी फुल चार्ज है, माना कि फुल चार्ज है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 यहां पे आएगी। ठीक है, 1.26 इसकी वैल्यू दिखाएगी। लेकिन मैं आपको बात करता हूं, यहां पर 1.26 तो फुल चार्ज में है, लेकिन यह अगर बैटरी गर्म हो जाते हीट पकड़ लेती है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है लगभग 1.21 के आसपास यहां पर आ सकती है या 1.19 तक भी आ सकती है। यह आपको ध्यान रखना है, मतलब कि ज्यादा ओवर हीट होने से बैटरी डिस्चार्जिंग की अवस्था दिखाती है और अगर ठंडी हुई तो ज्यादा दिखाती है। ठीक है ना, अगर ठंडी हो गई बैटरी ज्यादा कोल्ड हो जाएगी तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज्यादा दिखाएगी और गर्म होगी तो कम दिखाएगी। ये उल्टा होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट ए प्रेशर ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज नाउन एज, यानी आसपास के वातावरण के दबाव से अधिक दबाव पर इंजन सिलेंडर को इनटेक वायु की आपूर्ति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसके लिए आप सभी को पता है गाड़ी में लगा होता है सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर, यानी वातावरण में जो हवा है उससे ज्यादा प्रेशर पर हवा इंजन के अंदर भेजने के लिए हम सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरह से फ्रेश चार्ज को अंदर भेजने का काम करते हैं। किसमें? इंजन के अंदर। तो इस क्रिया को सुपर चार्जिंग क्रिया कहा जाता है। सुपर चार्जिंग का काम डीजल इंजन में आप सभी को पता है टर्बो चार्जर के द्वारा किया जाता है। टर्बो चार्जर आप सभी को पता होगा, टर्बो चार्जर है वो निकास सिस्टम पर लगा होता है, लेकिन काम क्या होता है आप सभी को पता होगा, काम होता है एयर फिल्टर से साफ हवा को यहां पर इंजन को प्रेशर के साथ भेजना। ठीक है ना, तो ये था यहां पे सुपर चार्जिंग के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, इन एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक्स द सिलेंडर लाइनर्स आर मेड ऑफ, यानी कि एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉकों में सिलेंडर लाइनर बने होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ज्यादातर जो इंजन होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और कई जो इंजन होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय
मिश्र धातु के बने होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल करने से इंजन का वजन भी ज्यादा नहीं बढ़ता और इंजन के जंग भी कम लगता है और यहां पर टिकाऊ भी रहता है। तो कई फायदे इसके होते हैं और हीट ट्रांसफर करने की योग्यता भी इसमें ज्यादा होती है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जो सिलेंडर ब्लॉक चाहे किसी का भी हो, यह ब्लॉक है माना कि अब इसके अंदर सिलेंडर बोर बने हुए हैं, ये खोखले भाग है। इन खोखले पार्टों पर आप सभी को पता है अंदर लाइनर बनाए जाते हैं, ये माना कि लाइनर बनाए जाते हैं, ठीक है, अंदर की ओर, ताकि पिस्टन जो इसके अंदर मूवमेंट करेगा तो ये सिलेंडर न घिसकर ये जो लाइनर है वो घिसे, ताकि जब भी आपको सिलेंडर को बोर कराने की आवश्यकता पड़े या वो बोर आउट हो जाएगा तो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो सिलेंडर बदल नहीं सकते। सिलेंडर बदलना मतलब कि इंजन का पूरा इंजन ब्लॉक ही बदल देना, मतलब बहुत खर्चा होगा। इसीलिए केवल इसके अंदर लाइनर बदले जाते हैं और इन लाइनर को हमें सिलेंडर स्लीव भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो सिलेंडर स्लीव या सिलेंडर लाइनर एक ही चीज है, तो इन चीजों को आपको समझना है। तो यहां पर जो इंजन तो चाहे किसी का बना हो, लेकिन जो इसके अंदर जो सिलेंडर लाइनर बने होंगे वो किसके बने होंगे, तो वो बने होते हैं कच्चा लोहा यानी कि कास्ट आयरन के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया थोड़ा सा बताएं भाई। The most widely used material for cylinder liners of lightweight aluminum alloy engine block is cast iron। lightweight यानी कम वजन के लिए एल्यूमिनियम एलॉय यानी कि ये एल्यूमिनियम और लोहे का मिश्रण होता है सिलेंडर ब्लॉक यानी कि इंजन ब्लॉक। इसके लिए जो लाइनर होगा वो कास्ट आयरन का होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि भी ये जो 25% है इनकी व्याख्या करके कि इनका जो आंसर निकला है। देखो कोई सा भी एग्जाम दो, एक घर वाली बात बता देता हूं, यानी कोई सा भी प्रश्न का आंसर दो, प्रश्न को समझना आवश्यक है, उसके ऑप्शन ए बी सी डी है, इनको समझना आवश्यक है। समझ के आंसर देंगे तो बिल्कुल मजा आएगा, तैयारी अच्छी होगी, पर्सन एग्जाम में आएगा तो पक्का उसकी खोपड़ी में छेद हम करके रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न से आपका एग्जाम होगा उसी पैटर्न से आप एक तो देखो ये है आईटीबीपी ड्राइवर, यहां पे आईटीबीपी ड्राइवर ऑनलाइन फुल मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीबीपी ड्राइवर फुल मॉक 100 मार्क्स का है और आप इस लिंक के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके आप बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर ऑनलाइन फुल मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी डायरेक्ट लिंक मैंने दे रखा है, दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना बिल्कुल भूलिएगा मत। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम का व्हाट्सएप का लिंक आपको यहां पर मिलता है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। बिल्कुल ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ताकि पीडीएफ से भी आप अपनी स्टडी है वो कर सके। दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं स्टडीटॉम। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी कोई डाउट अगर पर्सन में आज की सेशन में रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बिल्कुल मांग सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी आप कोई अगर डाउट वाला क्वेश्चन है वो आप मुझे भेज सकते हैं और उसका आंसर है वो जी हाँ दोस्तों जान सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद, थैंक यू सो मच।